हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रयागराज शहर, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां के सबसे बड़े माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद कई सारे सवाल उभर कर सामने आए हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में सन 2017 से योगी राज शुरू हुआ है, आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, तभी से भारी संख्या में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने क्रैक डाउन किया। और उसमें सबसे बड़ा हथियार देखा जा रहा है एनकाउंटर रहा है। अच्छा, हम आपको बताते चलें कि अभी तक कितने ऐसे लोग रहे हैं, प्रमुख हिस्ट्री शीटर्स या अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो पुलिसिया एनकाउंटर में मारे गए हैं, तो हम उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताते चलें। दोस्तों, मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया था और मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग या तो प्रदेश छोड़ दें या सुधर जाएं, नहीं तो उनको ठोक दिया जाएगा। यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था सरकार की ओर से। समाज के एक बहुत बड़े तबके ने इसका स्वागत किया, इस स्टेटमेंट का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब तक 10,900 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें भारी संख्या में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। कुछ पुलिस वालों ने अपने जान भी दिए, जिसका जिक्र हम आगे के वीडियोस में हम जरूर करेंगे। और कई पुलिस वालों की जान भी गई है, कई घायल हुए हैं। तो कैजुअलिटीज दोनों तरफ से हुई है। और लेकिन चूंकि जो सरकार के द्वारा जो सख्ती दिखाई गई है, उससे जनता ने काफी राहत महसूस किया और अपराधियों के मन में एक तरह का भय व्याप्त अवश्य ही है। उसी महीने, जिस महीने मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था, उसी महीने सहारनपुर, जो उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो सटा हुआ पंजाब क्षेत्र से, पंजाब की तरफ पश्चिम का वो इलाका है, तो सहारनपुर में सबसे पहला एनकाउंटर हुआ जिसमें कि गैंगस्टर गुरमीत मारा गया। सहारनपुर में हुए 31 मार्च 2017 के इस एनकाउंटर में गुरमीत के बारे में ये बताया जाता है कि पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा और उसके खिलाफ कई सारे गंभीर आपराधिक मामले थे। तो पुलिस ने जब उसे सरेंडर करने को कहा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और वो उसमें मारा गया। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि असद और गुलाम, जो कि 182वें और 183वें अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पुलिसिया एनकाउंटर में पुलिसिया गोली का शिकार हुए, मारे गए। असद जो अतीक अहमद का पुत्र था, बेटा था, और जिसने उमेश पाल हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से दिखाई देता है। लेकिन असद के मारे जाने के ठीक पहले बिजनौर में आदित्य राणा नाम के एक अपराधी को भी पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। हालांकि उसका संबंध बहुसंख्यक समाज से था, या यूं कहें कि वो मुसलमान नहीं था, तो इसलिए इस बात को लेकर के कोई बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मची। इस बात को लेकर के कोई बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला होता है वो अक्सर जो कि शुरू हो जाता है, वो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अतीक अहमद के परिवार के लोग मारे जाने लगे, उसके बाद तो जैसे सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष टूट पड़ा है और वो सरकार को ये प्रमाणित करना चाहता है कि सरकार पूरी तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जबकि प्राथमिक आंकड़ा तो यही बताता है कि भारी संख्या में जो लोग मारे गए हैं पुलिस एनकाउंटर में, उनकी संख्या तो उसमें तो हिंदू समाज से ज्यादा लोग आते हैं, न कि मुस्लिम समाज से। और यह स्पष्ट है बताने के लिए कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर अपराधियों को चिन्हित नहीं किया जा रहा। 10 जुलाई 2020 को, 10 जुलाई 2020 की हम बात कर रहे हैं, उस समय पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था। और वही वो टाइम था जब विकास दुबे, जो बिकारू गांव कानपुर के पास एक गांव है, वहां का रहने वाला था। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कानपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर खौफ का पर्याय माना जाता था। इसने एक संतोष शुक्ला नाम के मंत्री स्तर के भाजपा नेता की हत्या कर दी थी, और वो भी कहां, वो भी एक पुलिस स्टेशन के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास दुबे कितना दुर्दांत अपराधी था। और इतना ही नहीं,
10 जुलाई 2020 को मारे जाने के ठीक 2-3 दिन पहले उसने 8 पुलिस वालों को घेर कर अपने गांव के अंदर ही मार डाला था और इसी के बाद उसे पकड़ने के लिए मैनहंट पुलिस ने शुरू किया। मध्य प्रदेश से वो पकड़ा गया। जब आ रहा था तो रास्ते में उसने भागने की कोशिश की और इसी खींचतान में बारिश हुई थी और गाड़ी पलटी और उसमें फिर गोलीबारी जो हुई उसमें वो विकास दुबे मारा गया, उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि विकास दुबे के ऊपर कुल 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फरवरी 2020 में शिव शक्ति नायडू नाम के एक अन्य अपराधी को पुलिस एनकाउंटर में वाराणसी में मार गिराया गया। फरवरी 2020 की हम बात बता रहे हैं। जबकि जुलाई 2019 में कमल नाम का एक अपराधी जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था, वह भी एक पुलिसिया एनकाउंटर में मारा गया, पुलिसिया गोली का शिकार हुआ। दोस्तों, पुलिस एनकाउंटर की यह लिस्ट अच्छी खासी लंबी है, जिनमें मार्च 2022 में मनीष सिंह नामक एक अपराधी का पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि साल 2017 में तकरीबन 20 अपराधी मारे गए, 2018 में 4 अपराधी मारे गए, 2019 में 34 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, 2020 में 26 और 2021 में भी 26 अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि 2022 में 14 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मौत का शिकार हुए। 2023 में अब तक कुल 12 अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मौत का शिकार हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी ये पूरी जानकारी कि अतीक अहमद की मृत्यु के बाद जो ये प्रश्न उठा है कि कितनी संख्या में मुसलमान मारे गए, कितनी संख्या में हिंदू मारे गए पुलिस एनकाउंटर में, तो इससे इस प्रश्न का जवाब ये है और ये तथ्यों पर आधारित है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आप इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।